नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। वर्ष 1978 ये वो साल था दिमागी बुखार के वायरस ने जब गोरखपुर में पहली बार दस्तक दी। तब से लेकर इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तक करीब 7,000 मासूम बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। सरकारें चिंतित हैं, लेकिन ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं लेता। तब सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि साहब 3 दशकों से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी सरकारें सिर्फ चिंतित दिखने तक ही सीमित क्यों रह गईं? माना कि बुखार लाइलाज है, लेकिन बचाव तो किया ही जा सकता है। फिर क्यों हर वर्ष सैकड़ों बच्चे बेवक्त मौत की नींद सोने को मजबूर हैं? दोषी कौन? पहले मार गरीबी की, अब बीमारी से बेहाल। सोई रही सरकारें, मर रहे नौनिहाल। बीमार बेहाल नौनिहाल। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ दिल्ली में हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। आप बीजेपी के यूपी अध्यक्ष हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के हेड रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं। आप तीनों लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे आज एक सार्थक बहस के जरिए कि आखिरकार कमी कहां है, दिक्कत कहां है और कैसे समाधान निकाला जा सकता है, ताकि चीजें जो हैं वो अपने हाथ में आ जाएं और नौनिहालों का असमय काल के गाल में जाना रोका जा सके या कमतर किया जा सके। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हमेशा से त्रासदी की मार झेलता रहा है। पहले बेरोजगारी, अशिक्षा और बदहाली की मार और अब दिमागी बुखार की त्रासदी। सरकारें बहुत आईं और गईं भी। कथित तौर पर सबने विकास की नदियां भी बहाईं, लेकिन उस नदी का कोई भी कतरा यहां नहीं पहुंचा गोरखपुर और आसपास के इलाके में। लिहाजा मासूम मर रहे हैं, सरकारें चिंतित हैं, लेकिन उपाय कोई नहीं है। घोर अशिक्षा, भीषण बेरोजगारी, इंडस्ट्रीज का अभाव, गरीबी, भूखमरी, पलायन। जमाने से ये पहचान रही है उत्तर प्रदेश के उस पूर्वी हिस्से की जिसमें गोरखपुर, बस्ती जैसे मंडल शामिल हैं। जमाने सालों में बटे, साल महीनों में बंटे। सरकारें आईं, सरकारें गईं, विकास के नारे लगे, विकास के दावे किए गए। काफी कुछ बदला सूबे में, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है पहचान। उसी पूर्वी यूपी की जो आज भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा तो है, लेकिन विकास में उसकी हिस्सेदारी हमेशा की तरह नदारद। ये पहचान घिसी पिटी लगने लगी तो नई पहचान मिल गई। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां हर साल सैकड़ों बच्चे दिमागी बुखार की चपेट में आते जिंदगी गंवाते हैं। सरकारें जागती हैं, प्रशासन दौड़ता है, वादे और दावे होते हैं, फिर मौसम बदल जाता है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। अगला मॉनसून आता है और फिर शुरू हो जाता है नौनिहाल मौतों का मुसलसल सिलसिला। इस साल भी मॉनसून झूम कर आया और सैकड़ों नौनिहालों को अपने साथ उठा ले गया। सरकार वादे में जुटी रही, प्रशासन आश्वासन में लगा रहा और मौत ने एक बार फिर तांडव मचा दिया। मौत के साए में जीने की मजबूरी ने इसे आदत में शुमार कर दिया। गरीब की झोंपड़ियों में बच्चे आज भी पैदा होते हैं। किलकारी गूंजती है, फिर चीख मचती है, सन्नाटा गूंजता है और ढेरों बाप अपने मजबूत कंधों पर नाजुक नौनिहाल की लाश लेकर चल पड़ते हैं। आखिरी संस्कार निपटाने अब तो आंसू भी नहीं गिरते। आधुनिक सरकारों ने मानो उस पर भी चुंगी लगा दी हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। दिमागी बुखार ने अगर किसी इलाके को सबसे ज्यादा थर्राया है तो वो है गोरखपुर। पहली बार यहां 1978 में दिमागी बुखार के वायरस ने दस्तक दी थी। उसके बाद से मासूमों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है और उसके साथ ही साथ जारी है सरकारों में बैठे नेताओं की बयानबाजियों का सिलसिला भी, लेकिन नतीजा सिफर।
कहानी गोरखपुर से शुरू करते हैं। साल 1978 यही वो साल था जब इस इलाके में दिमागी बुखार ने पहली बार दस्तक दी थी। ढेरों जाने गई। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी इस मच्छर जनित जापानी इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के दावे करती रही। इस बीच 2003 में जल जनित इंसेफ्लाइटिस ने दस्तक दे दी। शुरू के सालों में बीमारी का प्रकोप ज्यादा नहीं था, लेकिन 2006 के बाद से लगातार इसका प्रकोप बढ़ता गया। आलम यह है कि फिलहाल कुल मरीजों में से 3/4 हिस्सा इंसेफ्लाइटिस के मरीजों का है। 2006 में तत्कालीन सपा सरकार के दौरान जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीकाकरण हुआ। फिर 5 साल तक टीकाकरण पर रोक लगी रही। दोबारा जब सपा सरकार आई तो टीकाकरण शुरू हुआ। कुछ हद तक इससे बीमारी की रफ्तार तो थमी, लेकिन सिलसिला जारी रहा। उधर जल जनित इंसेफ्लाइटिस का टीका अब तक नहीं आया, लिहाजा मौत का तांडव जारी है। डॉक्टर से इलाज किया गया तो बोले कि मस्तिष्क जर हो गया, उसको झटका उटका आने लगा। यहाँ दवा हुआ तो नहीं ठीक हुआ, गोरखपुर दवा हुआ वहाँ भी नहीं ठीक। मेडिकल कॉलेज में ले गए तो वहाँ भर्ती हुई, 1 महीने तक रही वहाँ। बुखार हुआ तो चौराहे पर अपने सिलाव चौराहे पे जा करके दवा लाए, उसको दिए तो 1-2 दिन में सही हो जाता था, फिर इस तरह से बुखार हो गया। इस साल की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में रोजाना करीब 30 मरीज भर्ती होते रहे हैं और कमोबेश इसी रफ्तार से लाशें भी बिछती रही हैं। पिछले साल जनवरी से इस साल अक्टूबर तक 3000 से ज्यादा मरीज सिर्फ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आ चुके थे, जिनमें से 450 से ज्यादा की जान चली गई। ये आंकड़ा सिर्फ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का है। अगर बाकी अस्पतालों का जिक्र करें तो मरने वालों का आंकड़ा 1000 पार पहुंचता है। लेकिन प्रशासन ने भी मानो कसम खा रखी है आंखें मूंदे रहने की। इन मरीजों के परिजनों की माने तो न वक्त पर डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, न ही दवाई मिलती है। डॉक्टरों के लिए अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाते हैं और दवाई के लिए जमीन गिरवी रखकर इलाज के पैसे जुटाते हैं, लेकिन जान फिर भी नहीं बच पाती। कई हॉस्पिटल में दिखाया, फीवर जा नहीं रहा था, शरीर से फीवर फिर सर में आ गया, सर का फीवर खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं किया। अंत में एक्सपायर ही कर गई। तबीयत खराब था, हम मेडिकल गए, भर्ती किया, 5 दिन भर्ती किया है। 9 की बीमारी के झटका थी, उससे हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ, उसका झटका आने लगा। उसके बाद भर्ती किया सरकारी में कि हमारी लड़की अच्छा ही हो जाए। हमारी लड़की नहीं अच्छा हुई, एक्सपायर कर गई। तो हमें सोचते हैं कि हमारी जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब आगे से दूसरा को मत होने। अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, फरियाद लगाएं भी तो किससे, क्योंकि सुनवाई तो होने से रही। मासूमों की मौत पर कब अंकुश लगेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लूट खसोट मेडिकल कॉलेज यानी स्वास्थ्य विभाग में जमकर की जा रही है इंसेफ्लाइटिस के नाम पर। हरेंद्र द्विवेदी, समाचार प्लस, गोरखपुर। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एक चीज जो सिस्टमगत खामी की है वो तो है ही, क्योंकि 1978 से लेकर अब तक आप इस बीमारी की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बना पाए। मुझे याद है कि हेपेटाइटिस बी के नाम पर, स्वाइन फ्लू के नाम पर कितना ढिंढोरा पीटा गया और दवाई कंपनियों ने अरबों रुपए के वारे न्यारे कर लिए। पूर्वांचल में ये बीमारी कई हजार बच्चों को अपना शिकार बना चुकी है। बावजूद इसके कई सरकारें आई गईं, लेकिन ठोस तौर पे कुछ नहीं हुआ। अब आप किसी से पूछिए, मैं किसी भी नेता से इस वक्त अगर बात करूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे साथ फोन पे जुड़ेगा इस शो में आगे, हर कोई कहेगा जी हम कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन भैया कोशिश के नतीजे भी तो दिखने चाहिए जो नहीं दिख रहे 78 से लेके अब तक। तो सिस्टमगत खामी तो है ही, ये समझना पड़ेगा इसको। देखिए, कोशिशों का क्या ओढ़े की बिछाएं। हाँ, उन कोशिशों से क्या फायदा जिसमें हर साल 1000 बच्चा मर रहा है। ये जो सरकारी आंकड़ा है बहुत कम है। गोरखपुर, कुशीनगर, पडरौना, उस इलाके में घूमकर देखिए तो पता लगेगा हर गांव में हर परिवार आपको ऐसा मिलेगा जो इस त्रासदी का भुक्तभोगी रहा है। छोटे छोटे बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं। मुश्किल ये है कि जिस ढंग से दुनिया पूरब और पश्चिम में बटी है ना, पश्चिम को देखने की नजर दूसरी और पूरब को देखने की नजर दूसरी, वही उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश की जो हुकूमतें रही उनको भी लगता है कि भाई जो कामधेनु है वो पश्चिम है, तो पश्चिम पर ध्यान ज्यादा दो, पूरब तो जीता मरता रहेगा। ये जो भाव है इसने सबसे ज्यादा नुकसान किया। लगभग 32-34 बरस हो गए इस समस्या को। मैं केवल उस बात पर सरकार की माफी स्वीकार कर सकता हूं जो अचानक हो जाए, भूकंप आ जाए अचानक, समझ में आता है कि भाई काम होते ही होते होगा। लेकिन जिस चीज को 32-34 बरस हो गए, आपको पता है कि किस मौसम में वह बीमारी होगी, और आपको यह भी पता है कि बीआईडी मेडिकल कॉलेज में आदमी बच्चा बचेगा नहीं। आप ये भी जान रहे हो कि वहां गलियारों में बच्चे पड़े रहते हैं जी। जब इसका प्रकोप होता है बरसात का समय, जो जिसको हम लोग चौमासा बोलते हैं हिंदी में, वो चौमासे के काल में बीआईडी मेडिकल कॉलेज के गलियारों में आपको बच्चे लेटे मिलेंगे। 32 बरस में तो 32 मेडिकल कॉलेज बन के खड़े हो जाते। एक बीआईडी ठीक से नहीं चल पा रहा। ये जो समस्या है पॉलिटिकल लीडरशिप की दोष मैं दूंगा। मैं उन पर कभी नहीं जाता कि डॉक्टर टाइम पर नहीं आता, कंपाउंडर टाइम पर नहीं आता। ये सरकार हुकूमत चाहे तो डॉक्टर भी टाइम पर ड्यूटी देगा और कंपाउंडर भी हाजिर मिलेगा, कॉलेज में दवा भी मिलेगी। ठीक बात है। इसमें थोड़ा बहुत काम जो मैंने देखा गोरखपुर में, विशेष तौर पर मैं कहूंगा वो आदित्यनाथ का देखा। आदित्यनाथ ने मैंने आदित्यनाथ को बरसों से पार्लियामेंट में इस सवाल पर लड़ते देखा है। तब जब वो अकेले होते थे तब भी वो लड़ते थे, और आज तो जब वो खड़े होते हैं तो उनके साथ पूरब के तमाम सांसद खड़े होते हैं। हाँ। इस वक्त हमारे साथ योगी आदित्यनाथ जी खुद हैं, गोरखपुर से आप बीजेपी के सांसद हैं। योगी जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। योगी जी, ये एक बहुत जटिल सवाल है, जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि साहब, हम अपने पूर्वांचल को कब इस बीमारी से निजात दिलाने में सक्षम महसूस करेंगे? कब नौनिहालों को काल के गाल में असमय पैवस्त होने से हम रोक पाएंगे? आप लगातार लड़ते रहे, अमिताभ जी कह रहे हैं कि संसद में, संसद के बाहर लगातार आप कोशिश करते रहे हैं, लेकिन सिस्टम को क्या ये समझ नहीं आता? देखिए, बीमारी क्योंकि समाज के उस तबके पे हो रहा है जो बिल्कुल वोट बैंक बन गया है राजनीतिक दलों का जी, इसलिए उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा अमिताभ जी को कि जिन्होंने इस बात को कम से कम स्वीकार तो किया कि हम लोग पिछले 14-15 सालों से इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अन्यथा प्रदेश में तो आंकड़ों को छुपाने का प्रयास हो रहा है। शासन मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पर और जिला प्रशासन पर इस बात का दबाव बनाता है कि तुम ये बात क्यों पेपर में या मीडिया में जाने दे रहे हो कि यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस या डेंगू है, और इन तथ्यों को छुपाने का प्रयास हो रहा है। आज ये बीमारी देखिए जेई से एईएस में भी आ गया है। पहले वहाँ पे केवल जापानी इंसेफ्लाइटिस था, आज वहाँ पर जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जो वर्ष पहले तो ये 4 महीने बीमारी होती थी, अब साल भर इससे मौतें हो रही हैं। इसके अलावा पहले जो केवल 8 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इससे प्रभावित थे, अब उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में ये बीमारी है। बलरामपुर हॉस्पिटल में गोरखपुर बीआईडी मेडिकल कॉलेज से कम मौतें नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा ना कि आंकड़ों को छुपा करके बीमारी को दबाना चाहते हैं, बीमारी के वास्तविक आंकड़ों को दबाना चाहते हैं। और यह खेल पूरे प्रदेश में हो रहा है। वहां पर अज्ञात बीमारी बता करके या किसी अन्य बहाने किया जा रहा है। हम लोग गोरखपुर में क्योंकि इस पर बराबर नजर रखते हैं और हम हर उस बीमारी के आंकड़ों को प्रेस में भी प्रस्तुत करवा करके और एक आम जन को भी उसके प्रति जागरूक करते हैं। दुर्भाग्य है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। दूसरा, सरकार केवल इसको वोट बैंक के नजरिए से देख रही है, इसके कारण वहां पर उन मासूम बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ। सरकार अगर ईमानदार होती, देखिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू क्या है कि अभी एनआरएचएम के तहत उत्तर प्रदेश के हर जनपद के लिए एम्बुलेंसेज खरीदी गई। इस सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया। उसमें समाजवादी स्वास्थ्य सेवाएं लिख दी। अब स्वास्थ्य सेवाएं न समाजवादी होती है, न भाजपाई होती है, न बहुजनवादी होती है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन उसको समाजवादी का एक उसमें लेवल लगा दिया गया, यानी अपने आप करना नहीं, लेकिन भारत सरकार के पैसे को जनता के बीच में न पहुंचा करके किस रूप में उसको जो है दुरुपयोग हो रहा है, इसका जो है इसका उदाहरण वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये चीजें
अगर ये सरकारी ईमानदार होती या कोई भी सरकारी ईमानदार होती तो वहाँ की CSC को, PSC को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करती है। आखिर एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज